हुए नगरीय निकाय उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। प्रदेश के 9 निकायों में उपचुनाव हुए, जिसके नतीजे 10 जुलाई को जारी किए गए, जिसमें 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। और इससे एक सवाल जरूर उठता है कि कांग्रेस के संगठन में बदलाव हुआ, रणनीति बनी, नए चेहरों को मौका मिला, लेकिन चुनाव में जीत की रणनीति अभी नहीं बन पाई, जो होना बाकी है। हालांकि 3 सीटों पर जीत से कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन अब कांग्रेस को और मेहनत करनी होगी। ये मेहनत इसलिए ताकि जनता की उम्मीदों पर कांग्रेस खरी उतरे, जिसका फायदा कांग्रेस को आने वाले सभी चुनाव में होगा। कांग्रेस को अपने नेतृत्व और रणनीति को मजबूत करना ही होगा। उधर लक्ष्मण सिंह का एक बयान चर्चा में है। एक इंटरव्यू में कांग्रेस से निष्कासित लक्ष्मण सिंह ने तीसरे मोर्चे को लेकर बयान दिया, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब लक्ष्मण सिंह नई पार्टी बना सकते हैं। एमपी में नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजों ने एक बार फिर साफ कर दिया, बीजेपी के आगे हाथ अभी भी कमजोर है। तो लगातार जनता का आशीर्वाद और प्यार हमारी सरकार के साथ है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार लगातार जन अपेक्षाओं पर खरा उतर रही है। इस विषम परिस्थितियों में भी लड़के जो जीत हासिल की है वो निश्चित ही जनता की जीत है, जनादेश है, और जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। जहां हमें जिताया है वहां हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, और जहां हम जीत नहीं पाए हैं वहां पे हम विपक्ष की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ में पूरी करेंगे। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, लेकिन उपचुनाव के समीकरण नहीं बदले। कांग्रेस के नेताओं का जोर जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। कांग्रेस से निष्कासित लक्ष्मण सिंह भी कांग्रेस पर हमलावर हैं। एमपी में लक्ष्मण सिंह के एक बयान के बाद अब तीसरे मोर्चे पर चर्चा तेज हो गई है। आखिर क्या वजह है जो कांग्रेस को जनता पसंद नहीं कर रही? क्या कांग्रेस नेताओं की मेहनत में कमी है, या फिर नेतृत्व और रणनीति पर सवाल है? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। और चुनाव में जीत हार लगी रहती है, लेकिन ये जीत और हार कार्यकर्ताओं के लिए काफी अहम होती है। कांग्रेस का हाथ उतना मजबूत अभी नहीं हुआ जितना जरूरी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व और रणनीति अलग थलग पड़ी रही। आखिर कहां कमी रह गई है और कहां बीजेपी आगे है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले महाडिबेट के सवालों पर नजर। हमारे आज के बड़े सवाल, बीजेपी आखिर कहां आगे और कांग्रेस में कहां रह गई कमी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, चर्चा जरूर। दूसरा सवाल, क्या जनता का भरोसा कांग्रेस पर अभी भी कम है? उतना भरोसा कांग्रेस नहीं जगा पाई जितना जरूरी है जीत के लिए। तीसरा सवाल, कांग्रेस में आखिर कमी कहां है, नेतृत्व या फिर रणनीति में? क्या अभी भी नेतृत्व एकजुट नहीं हो पा रहा है, या रणनीति कहीं कांग्रेस की फेल हो रही? महत्वपूर्ण सवाल है, चर्चा करें। उससे पहले बेहद खास मेहमान हमारे साथ जो जुड़ गए हैं चर्चा में। शिवम शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत आपका। शरद जोशी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में। और साथ ही हमारे साथ इस चर्चा में सतीश एलिया जी भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है ये, चूंकि हालांकि कह सकते हैं आपकी बाई इलेक्शन है, और वो भी वार्ड के बाई इलेक्शन है, 9 सीटों पर, जिनमें 6 बीजेपी, 3 कांग्रेस। बाई इलेक्शन और ऊपर से वार्ड के। ये कहा जा सकता है कि भाई इतने छोटे से चुनाव से क्या परसेप्शन लगाया जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि वार्ड के चुनाव में अमूमन स्थानीय मुद्दे होते हैं, वो पार्टी का कोई बहुत ज्यादा असर या लेना देना यहां पर नहीं होता है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यह है कि इन छोटे चुनाव से भी उस बड़े परसेप्शन को समझिए, बड़ी बात को समझिए कि क्या चुनाव छोटा भी हो, क्या गंभीरता से नहीं लड़ना चाहिए, या गंभीरता से नहीं लड़ा गया? दोनों पहलू, बीजेपी क्या छोटा चुनाव भी गंभीरता से लड़ती है, दूसरा क्या छोटा चुनाव कांग्रेस शायद उतनी गंभीरता से मैदान में नहीं जाती। ये सभी पहलू हम समझने की आज कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले धर्मेंद्र शर्मा जी, आखिर कांग्रेस, ठीक है महज 9 चुनाव, 3 सीटें कांग्रेस ने जीती भी, उसके लिए यह भी कह सकते हैं कि जमीन पर अभी भी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति में कमी रह गई, नीति में कमी रह गई, नेतृत्व में कमी रह गई। कहां रह गई कमी, धर्मेंद्र शर्मा जी? किसान जी नमस्कार, आपके समस्त दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ना तो कांग्रेस में कोई कमी, ना नेतृत्व में कोई कमी। आप सोचिए, एक भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के
नेतृत्व में ये चुनाव हुआ, नगरीय जी। निकाय का छोटा सा चुनाव, उसमें भी अगर कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं तो ये बहुत बड़ी जीत है। जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि जब कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के पूरे सिस्टम के खिलाफ जनता के मुद्दे उठाता है जी। और किस प्रकार से जमीन पर जनता की लड़ाई को लड़ता है, उससे बौखलाकर बीजेपी की सरकार झूठी एफआईआर तक कार्यकर्ताओं पर कराती। ये जनता देख रही है। इस समय मध्य प्रदेश में चारों तरफ भ्रष्टाचार से हाहाकार है। आप किसी भी शहर में चले जाइए, महानगर में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे आपको दिखाई दें। तो जनता ये सब समझ रही है। ये जो चुनाव हुआ है, ये सरकार का बहुत ही संरक्षण वाला चुनाव माना जा जी। सकता है। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं एक पूरी मशीनरी जो सरकार के वो अधीन मैं है, समझ रहा हूँ वो इस धर्मेश चुनाव शर्मा में जी, संलिप्त धर्मेश रहती शर्मा है। जी, हमारा और उसके मकसद बावजूद कांग्रेस को उसके कहीं बावजूद बैकफुट आप पर पीछे सोचिए ना, फेंकने का नहीं है। उसके हमारा बावजूद मकसद, जब हम हमारा आज की चर्चा का मकसद है कि भाई विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए जितना सत्ता पक्ष। विपक्ष मजबूत है तो जनता की आवाज मजबूती से उठाई जाती रहेगी। इसीलिए हम इस मसले को आज लेकर भी आए कि अगर भले ही बहुत छोटा चुनाव है, लेकिन कम से कम नेतार्थ निकलने चाहिए कि आखिर कहां जरूरत है कांग्रेस को मेहनत करने की। धर्मेश शर्मा जी, मैं आपकी उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस समय सड़क पर जनता के मुद्दे उठा रहा है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, या लगातार दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं। आप देखिए, अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पर एक पिछड़े की आवाज उठाने पर झूठी एफआईआर कर दी। उसको लेकर हम जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता हमको कह रही है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पर उतर आई है। और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही इस कदर है कि वो आप विपक्ष में होकर सवाल नहीं कर सकते। कोई पत्रकार अगर सवाल उठाएगा तो उस पर एफआईआर हो जाएगी। अभी आप देखिए किस प्रकार से रीवा में एक पत्रकार के साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया, उसके साथ मतलब उसे बेइज्जत करने की कोशिश की गई। और इस प्रकार का वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार विपक्ष की आवाज बनी हुई है, जनता की आवाज बनी हुई है। और आप देखिए, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे और ड्यूटी भी है आपकी, विपक्ष में है आप, आपकी जिम्मेदारी भी है आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की। लौटूंगा मैं आपके पास धर्मेश शर्मा जी, लौटूंगा जी लौटूंगा। शिवम शुक्ला जी, ठीक बात है, यहाँ पर आप की सीटें भले ही ज्यादा हो, बाई इलेक्शन बहुत छोटा इलेक्शन है, इसको लेकिन समझने की कोशिश हम जरूर कर रहे हैं इस छोटे से इलेक्शन के जरिए कि क्या वाकई जो पिछले इलेक्शन है विधानसभा के, उनके बाद वाकई कुछ बदला है या नहीं बदला। लेकिन शिवम शुक्ला जी, एक बात जरूर है कि जब ऐसे कोई बाई इलेक्शन होते हैं उसमें सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल तो होता ही है, दूसरा सत्ताधारी दल को फायदा भी मिलता है। शिवम शुक्ला जी, देखिए प्रशांत जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस प्रकार के चुनाव जनता के मूड और मिजाज को समझने के लिए बहुत आवश्यक रहते हैं। और किसी भी सरकार को, किसी भी राजनीतिक संगठन को लगातार जनता के बीच उनकी क्या स्वीकार्यता है, जनता उनकी पार्टी की नीतियों को, सरकार की उपलब्धियों को किस रूप में देख रही है, तो ये चुनाव हमें एक माध्यम देते हैं हम उन चीजों को स्पष्टता के साथ समझ पाए। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान न तो कभी इस प्रकार का आरोप लगाया कि कहीं पे से उनके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया हो, कहीं पर उनके कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार करने में कोई दिक्कत आई हो, अथवा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया होगा। चूंकि आज नतीजे हम सबके सामने हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लोकप्रिय सरकार की उपलब्धियों को जनता ने स्वीकार करने का काम किया है, जनमत उनको प्रदान किया है, और एक बार फिर से उनके विकास कार्यों के ऊपर जनता ने अपनी स्टैंप लगा करके प्रमाणित किया है कि आज भी जनता का जो मूड और मिजाज है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी जो उनके संगठन के भीतर नेतृत्व, नारा, नियत, इस प्रकार की चीजों का अभाव है, और उसी कारण से कांग्रेस पार्टी आज इस प्रकार से जस्टिफाई करने के लिए ऐसी बातें कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इन पूरे चुनावों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लोकप्रियता को एक बार पुनः से स्थापित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी का जो केंद्रीय स्तर पर विजन है उसको मध्य प्रदेश में अपना मिशन बना करके काम किया है। मुख्यमंत्री जी लगातार हम देख रहे हैं कि जनसंवाद के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जनता तक पहुंच रहे हैं, जनता की अपेक्षाओं पर पूर्ण करने के लिए सरकार हर संभव तरीके से कदम उठा रही है, और यह तमाम चीजें चुनाव के परिणामों में परिलक्षित हो रही है। हमने देखा कि लोग ठीक है, नहीं आप केंद्र की बात कर रहे हैं, आप पीएम मोदी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत छोटे से चुनाव थे, वो जमीन पर कौन पार्टी है, नहीं है, क्या काम कर रही है, थोड़ा समझने की जरूर है। यहां पर सतीश एलिया जी, मैं फिर कांग्रेस की तरफ आऊंगा। कांग्रेस का जो मसला है भाई, ठीक है, यहां पर 3 सीटें कांग्रेस ने जरूर जीती, ये बताता है कि कांग्रेस अभी जमीन पर है, मौजूद है, अगर मेहनत की जाए तो कुछ हो सकता है। लेकिन हमने अशोकनगर का वो प्रदर्शन भी देखा जहां बड़े नेता नदारद थे कांग्रेस के प्रदर्शन में, तो क्या अभी भी कांग्रेस के अंदर एकजुटता की कमी है? और वो दिखती भी है और वो नतीजों में भी दिखती है इलेक्शन के।
किससे सवाल है आपका? देखिए, हर जी सतीश जी का नतीजा कुछ कहता है। जी हर चुनाव का नतीजा कुछ कहता है, राजनीतिक रूप से अगर उसको आप समझें। जी विधानसभा के जो चुनाव थे उनके जो नतीजे थे वो तो एक तरह से कहते हैं कि बम्पर भारतीय जनता पार्टी की जीत थी। बिल्कुल। लोकसभा के चुनाव में भी वही कांग्रेस की स्थिति थी और भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। लेकिन चुनाव जितना छोटा होता है वो बहुत कठिन होता जाता है और उसमें राजनीतिक दलों से ज्यादा स्थानीय मुद्दे और प्रत्याशी जो चयन होता है वो भी एक बड़ी अहम भूमिका उसमें निभाता है। ये बात बिल्कुल सही है। भारत उपचुनाव में ज्यादातर ये ट्रेंड रहा है हमेशा से कि सत्ताधारी दल जो होता है, स्थानीय स्तर पर भी जो सत्ताधारी दल होता है निकाय में या पंचायत में, वो जीतता है सामान्य तौर पर, क्योंकि मतदाता में इतनी समझ होती है कि उपचुनाव से कोई सत्ता बदल नहीं जाएगी। तो मतदाता कभी भी ये अपने क्षेत्र में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं जिताना चाहता था जिसकी वजह से कोई काम रुक जाए या काम में कोई कहीं बाधित हो। इसके बावजूद यदि 3 सीटें वो जीतती है कांग्रेस, तो इससे साफ है कि जमीन पर कांग्रेस बहुत मजबूत है। और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो विधानसभा के चुनाव में ऐसा लगा था कि कांग्रेस है नहीं, या लोकसभा के चुनाव में पूरे प्रदेश की सारी सीटें वो हार गई थी, निचले स्तर पर ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस पूरी ताकत से मौजूद है और कार्यकर्ता भी उसके सक्रिय हैं और उनके पास प्रत्याशी भी हैं, तभी वो 3 सीटें जीत गए हैं। तो उपचुनाव में 3 सीटें जीतना कम नहीं है। अब जरूरत कांग्रेस में यह है कि कांग्रेस ने जैसी एकजुटता 2018 में विधानसभा में इकट्ठी की थी और उसका नतीजा आया था, क्या वैसी हो पाएगी? क्या जीतू पटवारी में वो क्षमता है कि पूरी कांग्रेस को उस तरह से इकट्ठा कर पाए जैसे 2018 में हुआ था, या 2003 में भी, 2003 के पहले 1993 में दिग्विजय सिंह ने जैसा किया था। तो टेस्ट असल में जीतू पटवारी का है। और ये चुनाव एक हम कह जरूर सकते हैं कि इससे कोई हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या पार्टी कोई इससे सबक ले सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो सत्ता है, काम भी वो करती है, और अगर कांग्रेस जीत रही है तो बीजेपी को भी ये सोचना चाहिए कि वो क्यों जीती है। वो कांग्रेस 3 सीटें भी जीती है तो कैसे जीती है, हमारी कहीं कोई कमी है क्या उन इलाकों में प्रत्याशी चयन में या कार्यकर्ताओं उस स्थिति में जब आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, मशीनरी आपकी, तब भी अगर 3 सीटें कांग्रेस निकाल लेती है तो चिंता बीजेपी के लिए भी यहां पर करनी चाहिए। शरद जोशी जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जो सतीश एलिया जी कह रहे हैं कि भाई अगर यहां पर कलेक्टिव एफर्ट जो जीतू पटवारी का वो जिक्र कर रहे हैं, क्या बड़े नेताओं को नजरअंदाज कर देना, या अभी भी साथ में बड़े नेता खड़े नहीं नजर आ रहे हैं कांग्रेस के, ये कांग्रेस की बड़ी कमजोरी यहां पर है, ड्रॉबैक है कांग्रेस का? बिल्कुल आपने सही कहा। जी, ऊपरी स्तर पर जितने भी कांग्रेस के नेता, उनमें समन्वय का अभाव है। निचले स्तर पर कार्यकर्ता एक है और वह ईमानदारी से संगठन के लिए काम कर रहे हैं, चुनाव में भी काम करते हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए भी काम करते हैं। लेकिन बड़े नेताओं का जो के साथ जैसा मामला है, जैसी चर्चा होती है, कोई भी चमकदार नेतृत्व मध्य प्रदेश में बचा नहीं है। जैसे कि राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में कहा था कि जो घोड़े वाली जो बात की थी वो सभी स्तर पर लागू होती है, लेकिन इस पर गौर कोई नहीं करता। जब तक चमकदार नेतृत्व मध्य प्रदेश में नहीं कांग्रेस का होगा, तब तक कांग्रेस को सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा का कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता वो सरकार से नाराज है, उसको संगठन और सत्ता में जो उसको भागीदारी मिलना चाहिए नहीं मिलती। लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई चुनाव का मामला आता है तो वो एकदम तैयार हो जाता है, उसको कमल का फूल दिखता, कोई नेता नहीं दिखता। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में निरंतर भारतीय जनता पार्टी मजबूत बन रही है। वह कार्यकर्ता भी भ्रष्टाचार, ब्यूरोक्रेसी, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि निरंतर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, चाहे कोई सा भी चुनाव उसे सफलता। आपने तो सवाल भी उठा दिए सरकार पर, फिर भी ये बात भी आप कह रहे हैं कि फिर भी मजबूत है, तो फिर कुछ तो वजह होंगी। अगर वाकई ऐसा है तो मैं समझूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र शर्मा जी के पास एक बार फिर जाऊंगा। धर्मेंद्र शर्मा जी, एक बात निकल कर आती है बार बार कि एकजुटता की कमी है। जमीन पर आप अभी भी, आपका कार्यकर्ता काम कर रहा है, ये दिख रहा है। ये छोटे चुनाव बता रहे हैं कि आपका कार्यकर्ता एक्टिव है, स्थानीय स्तर के नेता एक्टिव हैं, लेकिन जब लीडरशिप की बात आती, टॉप लीडरशिप की बात आती है, तब मामला गड़बड़ा जाता है। ये बिल्कुल मीडिया का बना हुआ एक फॉल्स नैरेटिव है। आज माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर संगठन सृजन के माध्यम से आप देखिए नया संगठन बनाने की तैयारी कर रही है। आज हम ग्राम पंचायत से लेके जिले तक की इकाइयों को फिर से रिस्ट्रक्चर कर मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आप हमारे जिले से लेकर, ब्लॉक से लेकर, मंडलम से लेकर, सेक्टर से लेकर पंचायत समिति तक का आप देखना, अभी 2-3 महीने के अंदर जब हमारा नव संगठन सृजन
के माध्यम से एक संगठन खड़ा हो गया और उसके माध्यम से हम जनता के मुद्दे लगातार जो पब्लिक के बीच में ला रहे हैं, उससे भौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। और जीतू पटवारी जी लगातार सक्रिय बने हुए हैं। आप देखिए, एक भी दिन ऐसा हो जब आप किसी मुद्दे को लेकर उनको सक्रिय ना देखते हो। मध्य प्रदेश की जनता के बीच में, मध्य प्रदेश की जनता के मुद्दों को वो उठा रहे हैं और लगातार सरकार से आंखों में आंखें डालकर लड़ने का मादा रखने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता आज एकजुट होकर पूरी ताकत से लड़ रहा है। इस समय जो कांग्रेस के, जैसे अभी एक वरिष्ठ पत्रकार ने अभी जिक्र किया, मैं उनका सम्मान करता हूं, कुछ नेता जो लड़ने का मादा नहीं रखते, जो आजकल कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए, जिनने कभी बीजेपी पर सवाल नहीं उठाए, वो अगर कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं तो वो बेईमानी कर रहे हैं अपने चरित्र के साथ। अगर उनमें मादा होता तो वो सत्ता से सवाल करते। वो सवाल करते 2 लाख युवाओं को 1 साल में रोजगार देना था, मोहन यादव को क्यों नहीं दे पाए? 3,000 रुपए लाडली बहना को नहीं, लेकिन धर्मेंद्र शर्मा जी ये भी समझना होगा ना कि आपकी पार्टी छोड़कर वो क्यों चले गए। या तो उन्हें जगह नहीं मिली, जो बात राहुल गांधी कर गए कि रेस के घोड़े को बारात में उतार दिया, बारात के घोड़े को आपने रेस वाले मैदान में उतार दिया, तो फिर दिक्कत होगी। प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी में अब वही चल पाएगा जो सत्ता से आंखों में आंखें डालकर लड़ने का मादा रखेगा। दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलने वाले अब इस कांग्रेस में नहीं चल पाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने साफ संदेश जनता के बीच में दिया है और अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को, माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी ने भी दिया है कि अब हमको जमीन पर लड़ना पड़ेगा और सत्ता से सवाल करने पड़ेंगे। एक मंत्रालय में 1,000 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे चारों तरफ, पूरे मध्य प्रदेश में महानगरों की हालत बड़े गांव जैसी हो गई है। आप देखिए, एक सिपाही की गाड़ी में 52 किलो सोना, करोड़ों रुपए। जी, आ रहा हूं शिवम भाई, सुन लीजिएगा लेकिन ध्यान से। मध्य प्रदेश को लूटने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इन सब मुद्दों को हमें उठाना पड़ेगा। किस प्रकार से इनके एक मंत्री पर 1,000 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगता है, आप बताइए मध्य प्रदेश में क्या हालत हो गई है। नहीं, उस पर जांच भी हो गई, उस पर विभागीय जांच भी हो गई है। ठीक है, शिवम शुक्ला जी, धर्मेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई डर रहे हैं आप। जीतू पटवारी जी हर रोज आप लोगों को सवाल पूछते हैं, जवाब में आप FIR कर देते हैं। देखिए प्रशांत जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अंग्रेजी की एक कहावत है, हॉर्सेस माउथ। तो जो मध्य प्रदेश की जनता साक्षात अपने कर्तव्यों के माध्यम से, अपने मताधिकार के माध्यम से जो सिग्नलिंग हमें दे रही है, चाहे लोकसभा के चुनाव के परिणाम हो अथवा जो वर्तमान में परिणाम है, हम सबको देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के जितने भी इस प्रकार के झूठे और प्रपंच वाले आरोप हैं निराधार साबित हो रहे हैं। शिवम भाई, वो परिणाम तो ऐसा भी आता है कि 10 वोट अगर बीजेपी को मिले और 9 वोट कांग्रेस को मिले तो बीजेपी जीत गई। भाई एक बड़ा हिस्सा वोट का कांग्रेस के फेवर में भी तो जा रहा है। केवल जीत एक, अगर आप उससे थोड़ा सा हट के एनालिसिस करें शिवम। जी देखिए, बिल्कुल प्रशांत जी, हमारे यहाँ पे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, फर्स्ट पास द पोस्ट की व्यवस्था को मानते हैं, तो उसमें जो भी व्यक्ति पहले उस सीट पर एक बेहतर परिणाम लाता है तो उसी को विजय मिलती है। तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, कांग्रेस पार्टी को आज उठाने के लिए जमीनी विषय नहीं मिल रहे और यही कारण है कि कूट रचित विषयों को इनको तैयार करना पड़ रहा है। अशोक नगर के प्रकरण में हमने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक युवक को पूरा षड्यंत्र पूर्वक मल खिलाने का आरोप लगवाने का काम किया और फिर जब उसकी कलई खुल गई तो स्वांग रचने के लिए प्रदर्शन करते नजर आए। तो इस प्रकार की चीजों पर जनता तो विश्वास करेगी नहीं और जनता ने लगातार कांग्रेस को इसी कारण से खारिज करने का काम किया है। और जनता और प्रदेश के कांग्रेस नेताओं का आप छोड़िए, धर्मेंद्र शर्मा जी इस पर जरूर रिएक्शन चाहूंगा आपका। वो जीतू पटवारी के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, षड्यंत्र के तौर पर मुद्दा बनाते हैं। और दूसरा प्रशांत जी, पूरी कर लेने दीजिए बात, पूरी कर लेने दीजिए शिवम शुक्ला जी। मैं बात कंप्लीट कर दूं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व विधायक थे, उनके मन में भ्रष्टाचार को लेकर के कोई शक, सुबह, शंका थी, तो हमारी सरकार ने उस पर भी जांच करवा करके उस पर तमाम पूरी रिपोर्टिंग करने का काम किया। उस पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार हुई। कांग्रेस पार्टी में पारदर्शिता, जब 1,000 करोड़ का आरोप लगा तो आपने विभागीय जांच करा ली। धर्मेंद्र शर्मा जी प्लीज विभागीय जांच करवाई। तो लगातार हमारी सरकार प्रशांत जी, अशोक नगर की जमीन पर जाकर हमने न्याय सत्याग्रह के माध्यम से अपनी गिरफ्तारी देने के लिए वहां प्रशासन से आग्रह किया कि अगर अन्याय हुआ कहा, अन्याय भी आप करवाओगे, षड्यंत्र भी आप रचोगे और न्याय भी आप दिलवाओगे। इस प्रकार से राजनीति नहीं चलती है। कांग्रेस के जो मानसिकता है उसको जनता ने खारिज करने का काम किया है। जिस व्यक्ति ने खुद ने आरोप लगाया और हम उसके गांव गए, आज वो परिवार सहित उस गांव में नहीं है।
क्या कारण अरे है, क्यों शपथ प्रशासन पत्र ने दे उसको के डरा वो धमका व्यक्ति कर कह रखा? रहा है कि अगर ऐसा तुमने कहने सही के से लिए काम किया तो मोटरसाइकिल और गिरफ्तार क्या क्या करो आपने ना। ऑफर किया। अरे तो कब कांग्रेस तक पार्टी तो आज जो जनता पर राजनीतिक अत्याचार मर्यादाएं करोगे? हैं 22 उसको साल से लांघते हुए इस की प्रकार की जनता ने राजनीति आपको कर रही है। मैंडेट मध्य किया, प्रदेश लेकिन की आप इस जनता समय जनता कांग्रेस को की लूटने का सोच काम को, कर रहे हैं। मानसिकता आज को, अगर मनोवृत्ति सरकार को से कोई भली सवाल भांति करता है, जानती चाहे है। विपक्ष का और नेता हो, लगातार मध्य पत्रकार प्रदेश की जनता हो, ने या कांग्रेस जनता की इस विभाजनकारी का कोई व्यक्ति राजनीति को, सवाल वर्ग संघर्ष सवाल उत्पन्न करता है करने वाली सरकार से, तो राजनीति आप को उस खारिज करने का पर काम झूठी किया है। एफआईआर करा देते हैं, मुकदमे चलिए करा ठीक देते है, हैं। आप ठीक लोगों ठीक। को डराकर चलिए धर्मेंद्र सिंह जी, एक सवाल आपसे और भी है, वो शायद मैं अभी चर्चा में नहीं ला पाया। लक्ष्मण सिंह जी, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, 6 साल के लिए आपने निष्कासित कर दिया, वो दूसरी पार्टी बनाने जा रहे हैं, इससे भी निपटना होगा आपको। तीसरा मोर्चा आपके पार्टी से निकलकर बनने वाला है। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी कोई चुनौती नहीं है। लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने का मादा दिखाया क्या? क्या उन्होंने सवाल किया क्या? क्या आज मध्य प्रदेश शिशु दर में साउथ अफ्रीका के एक राज्य से भी आगे निकल गया, पूरे देश में नंबर बने? कैसे? और 2003 में कितना था? लक्ष्मण सिंह जी को हकीकत मालूम है। उनके भ्राता दिग्विजय सिंह मिस्टर बंटा राज की सरकार के दौरान मध्य प्रदेश की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से भी बुरी स्थिति थी। हमारी सरकार ने लगातार संस्थागत रूप से प्रसव की व्यवस्था को की और उसका परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में लगातार यह आंकड़ा बेहतर होता गया। आगे भी कार्य करने की गुंजाइश, हम कार्य करेंगे, जमीन पर सफलता को हासिल करेंगे। लक्ष्मण सिंह जी ने दिग्विजय सिंह के विभत्स दौर को भी देखा है और यही कारण है कि लक्ष्मण सिंह जी ने आज कांग्रेस पार्टी लक्ष्मण सिंह की ये गलती थी कि उन्होंने आईना दिखाया पार्टी को। राहुल गांधी से सवाल पूछ लिया गया, ये दिक्कत थी। क्या लक्ष्मण सिंह जी ने सवाल कर पाया? नरेंद्र मोदी जी से आपने सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। अरे पहले आप अपने सवाल लक्ष्मण सिंह को लेके था अभी के अंदर सवाल नहीं करने दे रहे। मोदी जी से क्या सवाल करेंगे? मोदी जी लक्ष्मण सिंह जी को लेकर सवाल था धर्मेंद्र शर्मा जी। राहुल गांधी पर सवाल उठा दिया या पार्टी को आईना दिखा दिया, ये गलती थी उनकी। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो जनभावना के राजनीति करेगा वो कभी इस प्रकार के लोकप्रिय नेताओं के साथ नहीं खड़ा हो सकता। बहन कहा, क्या बीजेपी की सरकार ने उस मंत्री का इस्तीफा? ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास। जिसने हमारी बहादुर बेटी को आतंकवादियों की बहन कहा, क्या उस चलिए वो सारे बयान बहुत चर्चा हुई। ठीक है सतीश एलिया जी, मैं लक्ष्मण सिंह के बयान पर कि भाई वो तीसरा मोर्चा खड़ा करने की तैयारी में 3 साल लगभग अभी हैं, 6 साल के लिए वो खुद निष्कासित हैं, यानी कि 6 साल से पहले कांग्रेस में वापसी मुश्किल है। 3 साल में क्या वाकई इतना बड़ा कोई मोर्चा खड़ा हो सकता है जो कांग्रेस को डैमेज करने लगे? देखिए, मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें सीधा 2 पक्षीय मामला रहता है। द्विदलीय एक तरह से हमारी मध्य प्रदेश की राजनीति है। तीसरी पार्टी बार बार बनाई, माधवराव सिंधिया ने भी एक बार बनाई थी, विकास कांग्रेस। अर्जुन सिंह ने भी एक अलग पार्टी बनाई थी, उमा भारती ने भी अलग पार्टी बनाई, दिलीप सिंह भूरिया भी कभी अलग उसमें चले गए थे। तो मध्य प्रदेश में समय समय पर जो बागी नेता होते हैं, इवन वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो भाजपा के बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री थे, तो वो भी एक बार भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे। लेकिन मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, चाहे कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के, जब वो अपने दल को छोड़कर कोई और दल बनाते हैं तो अभी तक का तो अनुभव यह है उनको वापस उस दल में आना पड़ता है या उनके दल का बहुत अस्तित्व नहीं रहता है। देखना दिलचस्प होगा कि दिग्विजय सिंह के भाई के नाते जिनकी राजनीति अभी तक रही, उनकी कोई व्यक्तिगत राजनीति नहीं रही है। वो व्यक्तिगत राजनीति शुरू करेंगे तो उनके अपने क्षेत्र में, राघोगढ़ में या चांचौड़ा में या उनके खुद के जिले में क्या स्थिति बनेगी, इसके बाहर क्या स्थिति, बड़ा एक दिलचस्प मामला वैसे भी मध्य प्रदेश की कैसे बनाते पार्टी पॉलिटिक्स कहा जाता है। शरद जोशी जी एक और नेता है, मैं राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता शशि थरूर, उनका भी जिक्र कर लेता हूं, चूंकि अब वो भी आंख दिखा रहे हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पर ही टारगेट कर रहे हैं। एक क्या पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर का सवाल है, क्या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के लिए भी एक और दूसरी चुनौती हो सकती है उनके तौर पर? ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो सभी चाहते हैं कुछ न कुछ उनको महत्व मिले जी। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अच्छा जाल फैला रखा है कि किसी भी प्रकार से वह उनको भारतीय जनता पार्टी की शरण में ले लिया जाए, ताकि कांग्रेस के जो रास्ता नेता है या धारदार नेता, उनको मतलब जो मुख्य धारा से अलग। तो आप जो भी एक्टिविटीज देखते हैं, आपको लगता है कि ये रास्ता बीजेपी की तरफ जाता है, चाहे शशि थरूर हो चाहे लक्ष्मण सिंह हो? बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण, भले ही चुनाव छोटे हों जिससे चर्चा शुरुआत हुई थी, लेकिन इससे कम से कम दोनों पार्टियों को जरूर सोचना चाहिए, अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए कि कहां कमी रह गई। भले ही 6 सीटें बीजेपी ने जीत ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 सीटें हाथ से कैसे निकल गई? क्या अगले जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसके मद्देनजर कोई नई तैयारी करनी होगी? और कांग्रेस और कैसे अपने आप को मजबूत कर सकती है, जो बागी नेता हैं उनसे कैसे निपटना है, ये भी विचार करना होगा। महाडिबेट में इतना ही।